सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम अपना टॉपिक कर रहे थे फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स। हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को हम प्रूफ करेंगे यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, मतलब स्नेल्स लॉ को हम प्रूफ करेंगे यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल पे, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, और फाइनली पढ़ेंगे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, यानी हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके आप कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करोगे। ठीक है, तो इसका लिए क्या करना है, अब यहाँ पे एक एक करके बात को समझते जाओ। क्या रहा है कि लेट सपोज मान लो कि ना यहाँ पर क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है ना। प्लेन वेव फ्रंट क्या आ रही है, कितने एंगल पर आ रही है, वो एंगल आई पे आ रहा है। देखो प्लेन वेव फ्रंट कैसी आती है, लाइट कुछ इस टाइप से आ रही है पैरेलल। ठीक है, लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल। तो देखो अगर ये कोई सरफेस होता ना, क्या सरफेस है ये, कोई मीडियम यहाँ से चेंज हो जा रहा है ना। ऊपर का मीडियम मेरा अलग है, ऊपर मेरा रेयर मीडियम है। ठीक है, नीचे डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम में ऊपर जो वेलोसिटी वो v1 है। ठीक है, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी हो जा रही है v2। ठीक है, रेयर मीडियम का हम मानते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स अगर μ1 है तो डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स μ2 है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो एक रे ऑफ लाइट आ रही है ना। देखो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, तो देखोगे कि ये सरफेस को है ना, ये एक्स वाई हमारा सरफेस है ना, जो इंटरफेरेंस सरफेस है, यानी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को जो ये लाइन चेंज करती है ना, ब्लू लाइन। तो क्या करोगे कि सर जो एस लाइन आ रही है वो पहले यहाँ मिल जा रही है ए पॉइंट पर, जबकि जो दूसरी लाइन आ रही है ना एन पर दिख रहा होगा, एन बी है ना, उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इस सरफेस को सी पर मिलने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके वो सी पर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं है ना, हमने क्या किया कि यहाँ पर क्या किया कि इसको एक ड्रॉ कर लिया यहाँ से परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये एंगल 90। ठीक है, अब यहाँ पर ए पर ये एस से जो एस ए लाइट है वो पहले पहुंच गई, और एन से जो लाइट आएगी उसको थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में सी पर। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पर। अब देखो होगा क्या यहाँ से, अब मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन होगा। तो कहता है कि जब तक है ना, जब तक लाइट बी से सी पहुंचेगी, देखो ध्यान से, जब तक जितने समय में हमने माना कि लाइट बी से सी में पहुंचेगी है ना, उतने ही टाइम में लाइट ए से डी भी ट्रैवल कर जाएगी दूसरे मीडियम में। ठीक है, क्यों, समझ आ रही है, क्योंकि जितने टाइम में फिर जब तक बी से सी पहुंचेगा उतने समय में लाइट ये ए से डी में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि ए और बी तक तो दोनों साथ साथ पहुंचे थे है ना, ए और बी तक दोनों साथ साथ पहुंचे। अब जब बी से वो सी में जाएगा तब तक ये लाइट, दूसरी लाइट ए से डी में पहुंच जाएगी है ना। यानी जितना ए से डी में चलेगा टाइम, जितने समय ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा एक वेव, उतने समय में बी से सी तक पहुंचेगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो दोनों में टाइम सेम है। रेयर मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1, तो ऊपर में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, vt, इसकी वैल्यू हो जाएगी v1 इंटू टी। डेंसर मीडियम में कितना चलेगा, तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी है v2, तो वेलोसिटी हो गई v2 और टाइम लगा इसे t, तो कितना हो जाएगा v2t। ठीक है, अच्छा यहाँ भी हमने ड्रॉ किया है एक नॉर्मल है ना, हमने किया कि इतना ये चला एक्स्ट्रा। बात समझ आ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, देखो लिखा कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी है जो कि इंसिडेंट हो रहा है ऑन ए प्लेन सरफेस एक्स वाई है ना। एक्स वाई एक प्लेन है, दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स वाई एक प्लेन है, इस पर क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, दिखता है सेपरेटिंग टू मीडिया, और ये एक्स वाई प्लेन क्या कर रहा है, दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, एक को कर रहा है मीडियम वन, दूसरा हो रहा है मीडियम टू। ऊपर हमारा मीडियम वन है, ठीक है, और नीचे हमारा मीडियम टू है। ठीक है, लेट v1 और v2 बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ठीक है, हम कह रहे हैं v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किसमें, मीडियम वन में और मीडियम टू में। ठीक है, ऊपर होगा हमारा वेलोसिटी v1 और नीचे हो जाएगा हमारा वेलोसिटी v2। ठीक है, डेंसर मीडियम में, सच दैट कि v2 इज लेस देन v1। ऑब्वियस बात है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी ऊपर v1 ज्यादा होगा और किससे ज्यादा होगा, v2 से। लेट आई एंड आर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल आई ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यूज करते हैं ज्योमेट्री है ना। देखो अब कैसे, ये एंगल आई है ना। अब देखो ये एंगल आई है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा ना, एस ए बी, ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक, तो ये एंगल आई है। ठीक है, तो इसका ऊपर का एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक, अब यहाँ से ये एंगल पूरा 90 है, तो ऊपर 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा हमारा आई। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है 90 ना, एन ए सी। ऊपर देखो, ऊपर हमारा एन
यहाँ से नीचे आओगे तो ए और यहाँ से सी, ये पूरा कितना है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो ऊपर का एंगल 90 माइनस थीटा, तो नीचे हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा ऊपर 90 माइनस आई है, तो ये हो जाएगा नीचे का एंगल हो जाएगा आई। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं, ये समझ आ गया एंगल आई क्यों हुआ। सिमिलरली अब देखते हैं यहाँ पर, है ना। अब सोचो कैसे, अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये एंगल आर है ना, ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि ये कितना है परपेंडिकुलर पूरा, ये 90 माइनस आर। अच्छा, ये एंगल 90 हो गया ना, ये एंगल कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा, इस एंगल को भी आर होना पड़ेगा, ताकि 90 माइनस आर प्लस आर 90 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ज्योमेट्री, है ना। तो इसको ज्योमेट्री में ये लिखना नहीं है, बस इतना। अब हम बात करते हैं, हम ट्राइंगल में। कौन कौन से ट्राइंगल चेक कर लेते हैं हम। पहला हम ट्राइंगल ले रहे हैं एबीसी। ठीक है, एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, हम एबीसी ट्राइंगल देख रहे हैं, ए बी सी, है ना। ये वाला ट्राइंगल देखो, ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में आप साइन आई क्या लिखोगे, तो इसमें एंगल साइन आई की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन आई क्या हो जाएगा हमारा बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। फिर हमें दूसरा लेते हैं ट्राइंगल एडीसी, है ना। दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं एडीसी, यानी ए नीचे बन रहा है ए डी और सी। इसको लेते हैं, चेक करते हैं इसमें। इसमें लिखो साइन आर, है ना। इस आर को क्या लिखोगे, इस साइन आर को लिखोगे एडी अपॉन ए सी। ठीक है, लिखोगे इस साइन आर को क्या लिखोगे एडी अपॉन ए सी। बात समझ आ गई। अब दोनों को डिवाइड करते हैं ना, किसको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन, इसे लिखते हैं इक्वेशन 1, इसे लिखते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं फ्रॉम 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू हो जाएगी, ए सी का टर्म कैंसिल आउट होगा, बचेगा बी सी अपॉन ए डी। ठीक है, अब बताइए बी सी है कितना। मैंने अभी बी सी लेंथ कैलकुलेट किया था, ये बी सी कितना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है v1 वेलोसिटी इंटू टी टाइम, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1 टी हो जा रही है। ठीक है, v1 टी। सिमिलरली ईडी क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा कि इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है और इसको भी टाइम कितना लगा था, टी टाइम लगा था। तो नीचे लिख लेंगे हम एडी को v2t। यहाँ से टी टी का टर्म क्या होगा कैंसिल आउट ना, यहाँ क्या करता है टी टी का टर्म कैंसिल आउट कर लो। तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1 बाई v2। और हमें पता है सिंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है वेलोसिटी के, है ना। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो म्यू घटेगा। तो ये क्या होगा, ये इनवर्सली हो गया, यानी v1 बाई v2 हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 ना, इनवर्सली हो गया। ठीक है, और हम म्यू2 बाई म्यू1 को क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख लिए, यहाँ से हमारा आ गया कि साइन आई बाई साइन आर, है ना, साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई म्यू के इक्वल। और यही तो हमारा स्नेल्स लॉ है ना। तो दिस प्रूफ स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, इसके थ्रू हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं, यानी हम स्नेल्स लॉ को प्रूव करते हैं। पूरा ये डेरिवेशन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन को वीडियो को देख के समझ लो, और बाकी चाहे तो फिर बाद में जाके आप चीज को, है ना, एग्जाम में आपको चीज लिखना पड़ेगा। बात समझ आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम डायग्राम को सब कुछ को फिर जो डायग्राम का ऐसा ऐसा रख देते हैं ना, आपको डायग्राम समझ आ जाना चाहिए कि ये डायग्राम हमने बनाया किस तरीके से था। ठीक है, बात करते हैं हम, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी जब दो लाइट इंटरफेयर करती है ना। अभी मैंने क्या कहा था, लाइट बिहेव करता है एज ए वेव। तो अगर लाइट, अगर दो वेव, है ना, अगर लाइट वेव है तो दो वेव क्या करती है आपस में इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर करेगी तो एक नया वेव बनेगा, मतलब एक नया लाइट बनेगा। ठीक है, तो उस तो वेव इंटरफेरेंस कब होता है ना। तो पूछो, आपसे पूछा था इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कहते हैं व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी दो लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और उनके बीच का फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो। फेज डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब होता है कि उनके बीच का इनिशियल, है ना, इनिशियल हो सकता है कि एक वेव पहले चली हो, दूसरी वेव आप थोड़ी बाद में चली हो। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इस चीज को लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, है ना। ये चीज थोड़ा वेव चैप्टर का कंसेप्ट है, ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो जो क्लास 11 में पढ़े वेव ऑप्टिक्स वेव चैप्टर पढ़े हैं तो उनको पता होता है फेज होता क्या है ना। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है आपके पास, है ना। तो समझ लो क्या लिखना है कि व्हेन टू लाइट वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है। कैसा कि मान लो अगर एक वेव ऐसे चली ना, और दूसरी वेव यहाँ से आ रही है ऐसे करके, है ना। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर मिलेगी, है ना, दोनों क्या करेगी एक दूसरे पर मिलेगी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सुपर इम्पोज होना। तो कहता है यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, है ना, एम्पलीट्यूड बनेगा, मतलब पहले इसका एम्पलीट्यूड मान लो A1 था और इस वाले का एम्पलीट्यूड A2 था। तो दोनों क्या होगा, दोनों यहाँ पर मिलेगा तो एक नया एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो कहते हैं द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपर इम्पोज, इन रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन, यहाँ जहाँ पर सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब मान लो P पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर
जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या जो इंटेंसिटी होगी ये डिफरेंट होती है किसके, इंडिविजुअल, यानी A1 और A2 से ये डिफरेंट होती है। या हो सकता है वो A1 प्लस A2 हो जाए, या तो A1 माइनस A2 हो जाए, या कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशन को, यानी इंटेंसिटी में भी क्या आएगा, एम्पलीट्यूड में कुछ मॉडिफिकेशन आएगा तो एम्पलीट्यूड में भी मॉडिफिकेशन आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, या फिर इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो पूछा था कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये इसका प्रॉपर आपका डिफिनेशन हो जाता है। अब क्या कहते हैं कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे को कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं पहला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कहता है कि व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों के, है ना, अलग अलग इंटेंसिटी से ज्यादा हो, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो अगर दो वेव आ रही थी, ठीक है, मान लो पहले वाले की इंटेंसिटी आई थी, है ना, लाइट की इंटेंसिटी आई थी, दूसरे की इंटेंसिटी I2 थी, और दोनों जब सिंपल ऑन पेज हुए तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी मान लो I बन गई, है ना। तो कहता है इन ये I होगा ना, ये I क्या होगा, ये I इन दोनों के सम से इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ आ गई। पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना, यानी इनका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा दोनों का, I1 और I2 का, वो क्या होगा, वो उन दोनों के सम से छोटा हो जाए। यानी I1 और I2 का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रहा है, जो I है, वो I1 और I2 के सम से अगर कम हो जाए, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी I जो होगा नेट, वो लेस देन होगा I1 और I2 के सम से। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर, है ना, कि जब इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है ना। क्या कहता है यहाँ पर, कहीं पूछा जाता है कि जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है तो वहां पर कौन सा कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल होता है, तो याद रखना वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ वैलिड होता है ना। यहाँ पे कह सकते हैं वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है, यानी वहां पर वो वैलिड नहीं होता है इस लॉ का। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल्स में है, नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत कम है ना। तो आपको चाहते हैं कि बस एक आइडिया पता चल जाए और आपको एग्जाम में कैसे अच्छे, मतलब ना समझ कर कैसे आप आंसर कर सको एग्जाम में, है ना। अब इतना टाइम नहीं है कि हम आपको इतना कुछ डिटेल्स में चले पाए, क्योंकि आपको चैप्टर भी हमें बहुत कुछ कंप्लीट करना है। बात आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस लाइट। देखो, किसी चीज की इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के, यानी इंटेंसिटी, है ना। यहाँ लिख लेना, ए क्या है, ए को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी जो लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको कहेंगे, ए को कहेंगे एम्पलीट्यूड, और आई होती है इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं तीव्रता। ये होता है लाइट कितना ज्यादा इंटेंस है ना, यानी कि तीव्रता कितनी है लाइट की, ये होती है इंटेंसिटी। कह रहा है मान लो मेरे पास दो लाइट आ रही है ना, लाइट कैसे आ रही है, दो लाइट आ रही है, उनके बीच में एक लाइट आ रही है ना, मान लो एक लाइट ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे चल के आ रही है। पहले वाले का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो इनका इंटरफेरेंस क्या होगा, तो एक का इंटरफेरेंस हो जाएगा हमारा I1, दूसरे का इंटरफेरेंस हो जाएगा हमारा I2। ठीक, तो कहता है जो नेट एम्पलीट्यूड होता है ना, जो A होगा नेट, है ना, वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है जो ए नेट आएगा इनका, है ना, जिनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, है ना। अब ये फाइव को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर फाइव क्या होता है, यहाँ पर फाइव होता है इनिशियल फेज डिफरेंस, यानी दोनों वेव हो सकता है साथ साथ नहीं आ रही हो, एक वेव पहले चला हो, एक वेव कुछ समय के बाद आ रही हो, तो इस टर्म पर बोलते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस ना। याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस। ये क्यों आता है, क्योंकि हो सकता है दोनों वेव एक साथ नहीं चली हो, है ना, यानी दोनों जीरो से स्टार्ट नहीं हुई हो, है ना। मान लो एक वेव यहाँ स्टार्ट से हुई है और जो दूसरी वेव मेरी स्टार्ट हुई है ना, वो मान लो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई है ना, ऐसे। तो एक वेव तो मेरा देखो जीरो से स्टार्ट हुई है, जो A2, जो 80 वाली वेव है ये जीरो से स्टार्ट हुई है ना। और देखो जो A1 वाली वेव है वो हो सकता है जीरो से स्टार्ट नहीं हो, है ना, वो इनिशियली कुछ इसके पास ऑलरेडी था और ये जीरो से स्टार्ट हुई है ना, इस लाइन से शुरू हुई है। यहाँ से आता है हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस, यानी ये होता है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अब यहाँ चाहे तो अगर आप इंटेंसिटी लिखना चाहो तो यहाँ से इंटेंसिटी लिख सकते हैं आई, है ना, आई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेट इंटेंसिटी आई की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाता है हमारा A1 स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं I1, है ना, मैंने क्या लिखा है ऊपर I इक्वल टू होता है A स्क्वायर, है ना, तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस फाइव, है ना। ये होता है नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ना, दोनों पॉइंट याद रखना है। अब मान लो ना, लेट सपोज हम केस वन लेते हैं, पहले लेते हैं कि लेट, है ना, अगर A1 इक्वल टू A2, ठीक है, ये मान लो अगर स्मॉल a के इक्वल हो जाए और नेट इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं स्मॉल आई, है ना, ये मान लो स्मॉल आई के इक्वल हो गया, लेट सपोज, है ना, क्या हो गया, तो यहाँ से आप क्या सकते हैं, तो फिर यहाँ से आप ए को लिख पाओगे ना, जो ए नेट होगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 1 को आप सकते हो अंडर रूट हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करना तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है ना, आप चाहे तो इस पूरे टर्म को आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो इस चीज को मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना, इस चीज को आप थोड़ा सा और लिख लेते हैं ना। देखो इसका नोट्स खुद से बनाना ना, क्योंकि मैं यहाँ कुछ चीजों को रब कर दूंगा। देखो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर, अच्छा ये हमारा A1 दोनों ए बन गया था ना, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2A स्क्वायर कॉस फाइव, ठीक। यहाँ से लिख सकते हैं 2A ना, हमने क्या क्या अंडर रूट लिख लिया, 2A स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक। अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखते हैं इसके बाद, यानी यहाँ से इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, है ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर और 1 प्लस कॉस फाइव कितना होता है, 1 प्लस कॉस फाइव की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, है ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला। तो यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक। यहाँ से आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो टर्म क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2A कॉस 5/2, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ता है कि जब दोनों की एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो हमारा नेट एम्पलीट्यूड कितना आएगा उसकी वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बताओ नेट इंटेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ए को क्या लिख सकते हैं आप, ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आई, ठीक, 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ ए को क्या लिख पाओगे, ए को लिख पाओगे आप स्मॉल हमने लिखा था I1 I2 को हमने क्या मान लिया था आई, है ना, तो ये ए बन जाएगा, ए का इक्विवेलेंट हो जाएगा आई, ऐसे लिख लेंगे, या फिर चाहो तो उसको बस इतना ही छोड़ दो, है ना, आगे नहीं करते इतना ही लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से भाई दो टाइप की केस बनेगी, एक को हम बोलेंगे यहीं से बनता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बनता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आपको इक्वेशन नंबर 2 याद होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 याद होना चाहिए, ठीक है। और ये नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बनता है 2A cos 5/2, जहाँ 5 होता है इनिशियल फेज डिफरेंस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सोर्सेस, है ना, सोर्स क्या होते हैं, तो सोर्सेस टू टाइप के होते हैं, यानी अगर कोई लाइट आ रही है ना, दो लाइट आ रही है, तो उन दोनों लाइट को हम कैसा सोर्स कहेंगे, तो कहते हैं एक होता है हमारा कोहेरेंट सोर्स, एक को कहते हैं हम इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो कहता है टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्स को हम कोहेरेंट कहेंगे अगर दे एमिट्स लाइट वेव, यानी अगर वो दोनों लाइट वेव एमिट कर रहे हो ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंड स्टार्ट विथ सेम फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना, यानी दो लाइट वेव अगर आ रही हो, अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम हो और इनके बीच का इनिशियल फेज वो कांस्टेंट हो, है ना, या तो कांस्टेंट हो या तो सेम हो, तो इस टाइप के सोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और इसको आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इस टाइप, और इससे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसे हम ऑब्टेन करते हैं एक सिंगल सोर्स से दो लाइट आएगी तो वो दोनों लाइट क्या होगी, कोहेरेंट होगी ना। कैसा मतलब, मान लो अगर यहाँ एक बल्ब लगा लो, है ना, यहाँ पर एक हमने बल्ब लगा लिया, ठीक, यहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है,
तो यहाँ से लाइट मैंने क्या कहा, एक वेव के फॉर्म में निकल रही होगी, यहाँ से लाइट एक वेव के फॉर्म में निकलेगी। तो इन दोनों लाइट को क्या कहेंगे, इन दोनों लाइट को हम कहेंगे ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से लाइट निकल रही थी इसलिए। बात करते हैं इनकोहेरेंट सोर्स क्या करते हैं। तो टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यानी दो लाइट जो अलग अलग बल्ब से जो लाइट आएगी, है ना, एमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, बट वेव आर नॉट इन सेम फेज, और इस टाइप के सोर्स को हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लो। मान लो मेरे पास दो बल्ब है ना, दो बल्ब है, एक मैंने रेड बल्ब लगाया, बगल मैंने दूसरा रेड बल्ब लगाया। ठीक है, तो रेड कलर का मैंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, याद रखना, इसकी वेवलेंथ सेम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इसे मैंने लिखा है। भले ही फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन यहाँ से जो दो वेव आएगी, है ना, यहाँ से एक वेव आएगा और यहाँ से जो दो वेव आएगा, है ना, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अब इन दोनों को हम कहेंगे ये दोनों कैसा है, इनकोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आ रही थी, है ना, इसलिए क्या आ सकती है, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम टाइप का लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया दो रेड बल्ब, तो क्या है, इनका लाइट सेम टाइप का लाइट निकल रहा है, रेड लाइट। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग। इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि दोनों रेड कलर का लाइट एमिट कर रहे हैं, तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वो चेंज नहीं करती है। लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में फेज में नहीं होते हैं। क्या होता है, ये एक साथ फेज में नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है इनका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए, है ना, हो सकता है इनका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है ना, और हो सकता है कि इनके बीच का जो फेज था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो ना, तो ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के सोर्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सोर्स को हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। तो आपसे पूछा जाता है कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स का एग्जाम में आता है एग्जांपल, या इसका डेफिनेशन लिखने आता है। बात करते इसके बाद हमारा आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा ना, इस लेक्चर का। इसके बाद एक लेक्चर और होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स में। तो कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था। तो क्या कहा था कि एक यंग साइंटिस्ट उन्होंने क्या था, एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया ना कि एक सोर्स लगाया, पहले कहानी समझो, उन्होंने कहानी सुनो पहले क्या होता है, पढ़ने के बाद में। उन्होंने एक सोडियम लैंप लगाया, ठीक, यहाँ से छोटा सा उन्होंने क्या किया, छोटा सा होल किया, तो यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, समझो ये से लाइट निकल रही है। ठीक है, और हम पढ़ रहे वेव ऑप्टिक्स, तो हम ये चल के चलते हैं कि यहाँ से ये वेव के फॉर्म में ऐसे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब आगे हमने क्या किया, आगे में ऐसा एक फिर से एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, मतलब एक मान लो एक कुछ इसको लाइट को रोकने के लिए हमने यहाँ कुछ लगा दिया, ठीक। उसमें भी क्या किया हमने, दो होल कर लिए, एक S1 होल कर लिया और एक S2 होल कर लिया। ये होल बहुत ही छोटे है ना, मतलब एक पिन होल टाइप से ना, बहुत छोटे होल। तो जैसे ये वेव फ्रंट देखो, कौन सी वेव फ्रंट, ये रेड वाली है ना, ये देखो एक ही वेव फ्रंट आगे कट रहा है ना। देखो ये दो लाइट कहाँ से आ रही है, ये दोनों लाइट सेम सोर्स से आ रही थी, इससे आ रही थी। तो ये दोनों कैसे सोर्स होंगे, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से आ रहा था, दोनों सेम सोडियम लैंप से आ रहा था, एक ही जगह से आ रहा था, इसलिए। तो कह रहा है कि अब ये S1 से क्या होगा, वेव फ्रंट बन जाएगा, एक वेव फ्रंट बन गया हमारा, रेड कलर का बनना शुरू हो गया। ठीक है, और जो दूसरा हमारा S2 था, वहां से एक और वेव बनना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा वेव। तो आप देखोगे ये वेव कहीं कहीं पर आपस में मिल रही है ना, कहीं कहीं पर मिल रही है। तो कहता है देखो कहाँ कहाँ पर वेव मिल रही होंगी, थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो वेव यहाँ पर मिल रही है ना, यहाँ पर मिल रही है, कहीं कहीं ऐसे पॉइंट है जहाँ पर वेव आपस में कट कर रही है, ऐसे है ना, यहाँ पर कट कर रही है। तो ऐसी वेव क्या करती है, आगे बढ़ती है। और यहाँ में लगा लेते हैं स्क्रीन, है ना, ये क्या होता है, हमारा स्क्रीन होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न दिखाई देता है ना, हमें क्या दिखाई देता है कि जब देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक फिनोमेना था। कभी आप इसे लैब में करोगे तो आपको देखा होगा ना, हमने इसे देखा कैसे होती है। तो कैसे जैसे दो लाइट आती है, आपस में टकराती है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि कहीं कहीं पे स्क्रीन में कहीं कहीं पर व्हाइट है और कहीं कहीं पर ब्लैक। अब सोचो, दो लाइट आपस में मिलेगी तो क्या वहां पर, मतलब दो टॉर्च जलाओगे तो नेट दोनों लाइट मिलेगा तो क्या ज्यादा लेट होगा। लेकिन इस केस में नहीं ऐसा था, है ना। वाईडीसी का जो एक्सपेरिमेंट था, इनको क्या दिखाई दिया कि कहीं कहीं पर ब्राइट है, कहीं कहीं पर डार्क है, यानी कहीं कहीं पर लाइट है, कहीं कहीं पर अंधेरा है, इस टाइप से, है ना। तो ये जो ब्राइट दिखा है इसको हम बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसे हम, ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, ठीक। और जो डार्क कलर का इसको बोलते हैं हम लोग डार्क फ्रिंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, डार्क फ्रिंज कहते हैं, ठीक। अब इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, देख रहे हो, ये ब्राइट फ्रिंज की कुछ थिकनेस भी है। सिमिलरली ये जो डार्क है इसकी भी कुछ थिकनेस है ना। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना। इसे क्या कहेंगे हम बाद में, इसे कहेंगे हम फ्रिंज की विड्थ। इस फ्रिंज की विड्थ कितनी, यानी ये कितनी जो पट्टी दिख रही है ना, एक एक लाइट की पट्टी दिख रही है और एक अंधेरे की पट्टी दिख रही है, तो इस पट्टी का चौड़ाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तब आते हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पढ़ते हैं। ठीक है, ए इज ए नैरो स्लिट illuminated by a monochromatic source of light
सेंड्स वेव फ्रंट इन ऑल डायरेक्शन, यानी जो S1 से क्या निकल रही है, वेव फ्रंट निकल रही है हर एक डायरेक्शन में। अब इसको क्या किया हमने, रोक लिया। कहां पर रोका, एक और आगे एक ऑब्स्टेकल्स लगा दिया जिसपे हमने दो छिद्र कर दिए S1 और S2। कहता है स्लिट्स S1 एंड S2 बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मैंने कहा था कि इस वेव का, मैंने जब आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा था कि इस वेव का हर एक पॉइंट कैसा बिहेव करता है, एक नए सोर्स के जैसा, जिसे हम कहते थे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो कह रहा है ये S1 S2 अब कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स ना। और इस वेवलेट से क्या होगी, फिर से नई वेव निकलेगी, यानी फिर से यहाँ से नया वेव फ्रंट निकलेगा। तो ये जो दो सेकेंडरी सोर्स होंगे ना, विच आर इन फेज, ये फेज सेम फेज में और सेम फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी फेज भी सेम होगा, इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम सोर्स यानी सोडियम लैंप से आ रहे थे। तो कहता है दीज वेव आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड गिव राइज टू इंटरफेरेंस, यानी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। यानी जब दो वेव मिलती है उनका सुपर इम्पोज होता है तो इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से इंटरफेरेंस हो रहा है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं, है ना। अब सोचो कि यहाँ पर थोड़ा सा देखो इस टाइप से, यानी अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यानी कुछ इस टाइप से ना भाई, ये सोर्स होगा ना, इसको मानते हैं सोर्स, इसको लिख लेते हैं। ये सोर्स कौन कौन सा सोर्स है, मान लो ये सोर्स हमारा S1 है, ये सोर्स हमारा S2 है। यहाँ से दो वेव आई, अब दोनों वापस में आकर यहाँ पर मिलेगी। मिलेगी तो हो सकता है यहाँ पर डार्क बने या तो ब्राइट बने, ठीक है। अब तो देखो, अब थोड़ा देखते हैं इसका एनिमेटेड वे में होता क्या है। देखो कुछ इस टाइप से होता है ना, यहाँ एक लाइट जल रही है, दिख रहा है आपको, यहाँ से एक लाइट जल रही है ना, यहाँ से ऐसे वेव निकल रही है। वेव इस पॉइंट से, है ना, हमारा यहाँ पर सोर्स होगा, यानी एक यहाँ से वेव निकलेगी और वेव ऐसे निकल रही है ना। और यहाँ पर हमारा दो सोर्स बन जाएगा, है ना। कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सोर्स S, ये बन जाएगा हमारा स्लिट 1, ये बन जाएगा हमारा स्लिट 2। मैंने भी कहा था स्लिट 1 स्लिट 1 2 से ऐसी वेव निकलती है। अब देखो कहीं कहीं पर यहाँ दिख रहा होगा ना, यहाँ पर क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज, है ना। यहाँ क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, और इनके बीच के अगल बगल में क्या होगा, डार्क होगा, है ना। इस टाइप से एक्सपेरिमेंट होती है, यानी इस टाइप से लाइट वेव के फॉर्म में आती है। अब क्या होता है कि यहाँ जहां पर देखो, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनता है ब्राइट फ्रिंज, यहाँ बनता है ब्राइट फ्रिंज, ये बनता है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। पूछा जाता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होता है ना, कहीं पूछा जाता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होता है YDAC में, है ना, सेंट्रल फ्रिंज, वो ऑलवेज ब्राइट होता है। वो कैसा फ्रिंज होगा, वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होगा, है ना, डार्क नहीं होगा। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है, यानी इनके बीच सेंट्रल पॉइंट जो फ्रिंज बनता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होता है। तो पॉइंट याद रखना, है ना। फ्रिंज की विड्थ इक्वल होती है, यानी जितना, है ना, ऑल फ्रिंज विड्थ आर इक्वल, है ना, ऑल डार्क, याद रखना, ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। अब ऐसा नहीं ना कि जो व्हाइट फ्रिंज बन रहा है, जो डार्क फ्रिंज बन रहा है, उनकी पट्टी अलग अलग है, उनकी चौड़ाई अलग अलग नहीं। ऑल डार्क और ब्राइट हैव इक्वल विड्थ, हैव इक्वल, है ना, इनका विड्थ भी इक्वल होता है, ठीक है, याद रखते हैं। अब आते हैं इसके, हमें प्रूफ पूछा जाता है ना कि प्रूफ करो, फ्रिंज विड्थ हमें प्रूफ करने आता है। तो कहता है कि कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब देखो मैंने इसको ये डायग्राम याद रखना, है ना। अब हमने बना लिया कि एक सोर्स S1 से लाइट चला, ठीक है, जो P पे आके मिला, दूसरा सोर्स चला S2 से। अब मान लो ये दोनों मिलके आकर कहीं में मिल रही है, P पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। ये हमने यहाँ लगा लिया स्क्रीन, ठीक है। अब ये हमारा स्लिट है ना, दोनों स्लिट S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, इसको हमने मान लिया कैपिटल D, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा ना, C क्या होगा हमारा, सेंट्रल पॉइंट है, इनके बीचों, यानी स्लिट का बीचों बीच लाइन है ना, इसको हमने सेंट्रल पॉइंट कह दिया। अब देखो अगर दोनों वेव यहाँ से निकलेगी तो देखो कौन ज्यादा चला, यानी किसको ज्यादा P पर पहुंचने के लिए कौन ज्यादा डिस्टेंस चला, तो दिखेगा कि S2 ज्यादा चल रहा है ना। देखो S2 को ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है, जबकि S1 को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला S2, कैलकुलेट करते हैं। तो लिखा है डी, वह क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है। स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है ना। ये डी स्मॉल डी क्या है, ये स्मॉल डी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है। अब इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, देखो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ना, कुछ इस टाइप का आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं पार्ट डिफरेंस, यानी ये एक्स्ट्रा चला है ना, यहाँ S2 है, यहाँ S1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, किसको, ये एक्स्ट्रा चलना पड़ता है S2 को, जिसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये अगर D है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लगा लो साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से सकते हैं आप साइन थीटा इक्वल टू, क्या लिख पाओगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका डेल्टा बाई डी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज पार्ट डिफरेंस डेल्टा को आप क्या लिख पाओगे, डी साइन थीटा, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक।
अब आते हैं ब्राइट फ्रिंज, है ना। ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, तो कहते हैं ब्राइट फिश अकर्स, ब्राइट फिश कब मिलेगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस यानी जो लैम्डा की वैल्यू वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, लैम्डा बाई 2 होगा, यानी वेवलेंथ का इवन मल्टीपल होगा तो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। कब, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा हो जाएगा, इस डेल्टा को क्या लिखेंगे, PS2, है ना। देखो PS2 माइनस PS1, यही इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, S2L, है ना। S2L यही तो इसका बीच का पार्ट डिफरेंस है ना। यही तो S2L क्या था, इसका पार्ट डिफरेंस था, तो S2L। ठीक है, तो मैंने कहा ये पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n के टर्म लिखते हैं हमेशा इवन नंबर को, यानी n के लिए आप कुछ भी पुट करोगे तो ये 2n हमेशा इवन नंबर आएगा। 2 से 2 जाएगा, इन पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस हमेशा n लैम्डा होता है। ठीक, कहता है कि अगर थीटा काफी स्मॉल हो तो साइन थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा को हम क्या सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टैन थीटा के इक्वल, और यहाँ से टैन थीटा लगा लो, है ना। टैन थीटा अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो टैन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना। मैंने क्या कर रहा हूँ कि इस टैन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये टैन थीटा बन जाता है हमारा एक्स एन अपॉन टी, है ना। साइन थीटा कितना होगा, डेल्टा अपॉन टी मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था, और ये टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक्स एन अपॉन टी, है ना। यहाँ पर ट्रायंगल देखना, ये हो जाएगा हमारा एक्स एन। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर ना, ये एंगल थीटा होगा यहाँ पर, ये हमारा डी है और ये हमारा एक्स एन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एक्स एन, यानी कितनी डिस्टेंस, यानी सेंट्रल पॉइंट से कितना ऊपर जाने पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स एन की कंडीशन हो जाएगी एन इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाई डी। ये होता है nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मैंने क्या कहा था, सेंट्रल हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है, तो सेंट्रल से ऊपर एक्सन डिस्टेंस पे जाएंगे तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इसकी कंडीशन क्या है, तो एक्सन की वैल्यू n डी लैम्डा बाई डी होनी चाहिए। अब बात करते हैं डार्क फ्रिंज की, तो कहता है डार्क फ्रिंज कब बनता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारा डार्क फ्रिंज बनता है। ठीक है, और इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसके लिए पार्ट डिफरेंस जो डेल्टा होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, यानी डेल्टा को आप लिख पाओगे 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो किसी भी ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n-1, ये हमेशा एक ऑड नंबर को शो करता है। सिमिलरली ना, सिमिलरली आप प्रॉप सॉल्व करोगे तो एक्स एन पॉइंट यानी एक्स एन डिस्टेंस सेंट्रल से ऊपर जाएंगे, है ना। एक्स एन डिस्टेंस हम सेंट्रल से ऊपर जाएंगे, है ना। मानो सेंट्रल से एक्स एन अगर ऊपर जाओगे, है ना, तो यहाँ पर कैसा मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिले, है ना। कैसा मिले, डार्क फ्रिंज मिले, क्या मिले, डार्क फ्रिंज मिले। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स एन की वैल्यू 2n-1 इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाई 2d, है ना, ये इसके इक्वल होती है, तब मिलता है हमारा डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, यानी दो ब्राइट फ्रिंज या दो डार्क फ्रिंज, याद रखना, दो को ब्राइट फ्रिंज या दो को डार्क फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो हमने क्या किया, दो ब्राइट फ्रिंज ले लिया, है ना, तो एक ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा एक्स एन प्लस वन और उसके एक पहले हो जाएगा एक्स एन। तो ये हमने जो हमने अभी कैलकुलेट किया था ब्राइट फ्रिंज के लिए, वहां पर फॉर्मूला क्या आया था ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के हमारा फॉर्मूला आया था एक्स एन की वैल्यू एन डी लैम्डा बाई डी। तो एक बार n की वैल्यू पुट कर लो n+1, है ना, यहाँ पर n+1 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा n+1 डी लैम्डा बाई डी, माइनस एक बार पुट करेंगे n की वैल्यू n रहने दो तो हो जाएगा n डी लैम्डा बाई डी। सॉल्व करना, यहाँ से फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला आ जाएगा बीटा इक्वल टू, से फ्रिंज विड्थ कहते हैं बीटा के लिए होती है कैपिटल डी, है ना। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब एक, तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद रखना, है ना, ये कैसे डिपेंड करता है, अब देखो, अब यहाँ से एक दो कंडीशन देख लेते हैं ना, कि अगर लैम्डा बढ़ेगा, है ना, लैम्डा बढ़ेगा दिस इंप्लाइज बीटा भी बढ़ता है ना, बीटा भी बढ़ेगा, याद रखना, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट याद रखते हैं कि अगर लैम्डा, क्योंकि लैम्डा डायरेक्टली डिपेंड करता है बीटा पे, तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो
फ्रिंज विड्थ भी बढ़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अगर हम सेपरेशन स्लिट और स्किन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, यानी हम कैपिटल डी को बढ़ा दें, तो भी बीटा बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी बीटा डायरेक्टली डिपेंड करता है डी पे। लेकिन अगर स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे, है ना, दो स्लिट के बीच का, यानी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो बीटा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, आपसे एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ठीक, कहता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कहा था कि अगर इस पूरे सिस्टम को अगर हम पानी में डाल दें, तो बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? तो कहता है कि इफ द होल apparatus इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू, है ना, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है, तो कहता है देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज के जाती है, कितनी से, लैम्डा बाई म्यू से। यानी इसमें क्या होगा, यानी लैम्डा क्या हो रहा है, लैम्डा घट जा रहा है, यानी लैम्डा डैश डिक्रीजेज, लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा। अब बताओ, मैंने ऊपर बताया अभी यहाँ पर कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो बीटा बढ़ता है, तो अगर लैम्डा घटेगा तो क्या होगा, लैम्डा घटेगा तो बीटा भी घट जाएगा, यानी बीटा क्या करेगा, बीटा विल डिक्रीज, है ना। यानी अगर वेवलेंथ अगर घटेगा तो ना, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ विल डिक्रीज, हेंस फ्रिंज विड्थ आल्सो डिक्रीज, यानी फ्रिंज विड्थ भी क्या करेगा, हमारा घट जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है, पूरा डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने किया था वेव ऑप्टिक्स, लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। अब वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक बचता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसको एक बार देख लेंगे इन शॉर्ट में, और फिर हमारा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और एक चैप्टर बच जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर, जिसको भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, है ना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर लेक्चर का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है।